आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2017 का पेपर टू का हमने न्यूमेरिकल टाइप लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सॉरी पैराग्राफ टाइप डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग सिंगल करेक्ट आंसर्स वाले डिस्कस करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट के आपको 4 मार्क्स, इनकरेक्ट के आपको -1, नो अटेम्प्ट पे 0 मार्क्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 1, 1, 1 से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स 2x + y - 2z = 5 एंड 3x - 6y - 2z = 7 इच। ऑप्शंस है तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। प्लेन की इक्वेशन एक पॉइंट से पास हो रही है और प्लेन जो हमें फाइंड करना है वो इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी उस प्लेन का नॉर्मल इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, राइट? क्योंकि प्लेन अगर ये है, नॉर्मल ये होता है। और आप जानते हैं प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड है उसका कोफिशिएंट नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हम यहाँ पे इनके नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालें, है ना, यानी आपको दो नॉर्मल गिवन है। प्लेन 1 का नॉर्मल को n1 से रिप्रेजेंट किया मैंने, 2i + j - 2k, और प्लेन 2 के नॉर्मल को n2 से, दैट इज 3i - 6j - 2k, एंड द प्लेन 3 जो हमें फाइंड करना है जिसका इक्वेशन, उसके नॉर्मल को मैं n3 मान लेता हूँ। दिस विल बी n1 क्रॉस n2। ओके, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -14i कैप -2j कैप -15k कैप। ठीक है, फिर प्लेन का इक्वेशन, अगर प्लेन का के नॉर्मल का आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो और एक पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रही है वो पता हो, तो प्लेन का इक्वेशन यही होता है ना, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1। तो ए बी सी तो मेरा -14 -2 -15 है और एक्स वाई जेड मेरा 1, 1, 1 है। तो इनको हम पुट कर देते हैं, -14 × x - 1 -2 × y - 1 -15 × z - 1। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन ले लो तो आपको 14 ये सब प्लस हो जाएगा, तो और सॉल्व करने पे 31 आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। वैसे भी जब डायरेक्शन रेशियो -14 -2 -15 आया था तो हम देख सकते हैं तीनों का साइन सेम है, वो ऑप्शन सी में ही था, तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन ना भी कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। अगर डायरेक्शन रेशियो -14 -2 -5 है तो हम 14 to 15 भी लिख सकते हैं। रेशियो जो सिंपलेस्ट रेशियो ही होता है डायरेक्शन रेशियो। चलिए, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। IIT JEE के पेपर में आपको कई क्वेश्चन काफ़ी सिंपल मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। 18 क्वेश्चन में कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपको इजीली मिलेंगे, जो वन शॉट काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। ओके, दिस क्वेश्चन हैज़ डन। नाउ वी विल सी सेकेंड। ये भी ये 3D वेक्टर का क्वेश्चन है। लेट ओ बी द ओरिजिन, वो ओरिजिन है आपका, एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, लेट PQR बी एन आर्बिट्रेरी ट्राइंगल। द पॉइंट एस इज सच डैट, एक पॉइंट एस जिसका रिलेशन गिवन है OP.OQ + OR.OS = OR.OP + OQ.OS = OQ.OR + OP.OS। ठीक है, ये रिलेशन इसके लिए गिवन है। देन ट्राइंगल PQR हैज एस एज इट्स, एस क्या है ट्राइंगल PQR में? क्या वो सेंट्रॉइड है, क्या वो सर्कम सेंटर है, क्या वो इनसेंटर है, क्या वो ऑर्थो सेंटर है? यानी हमें कुछ इस जो इक्वालिटीज गिवन है इससे हमें कोई रिलेशन मिलेगा। मान लो इक्वालिटी 1, ये 2, ये 3, तो हम पहले 1, 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2, 3 को, फिर 1, 3 को। ओके, तो हमें कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। तो आइए हम करते हैं 1, 2 को सॉल्व। देखो क्या है यहाँ पे, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन। OP इधर ला के हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा OP.OQ, OP.OR है ना, कम्यूटेटिव होता है, तो -OR हो जाएगा, प्लस यहाँ OR.OS है, इधर OQ.S है, इसको भी इधर ला के OS कॉमन लेंगे हम, OS.OR - OQ। अब O क्या है, ओरिजिन है, तो OP क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ओके, वैसे ही यहाँ चलिए OQ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, यानी RQ वेक्टर हो जाएगा ना। सिंपली आप देख लो, OQR, ये OQ ये OR, OQ - OR, दिस इज इक्वल टू RQ, राइट, लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो गया OP.RQ। सिमिलरली ये OS.OQ हो गया, QR हो गया, सॉरी Q बाद में है ना, तो QR।
लेकिन यहाँ आर क्यू, यहाँ क्यू आर, तो मैं इसको भी आर क्यू बना सकता हूँ। कैसे? माइनस साइन लगा के। यहाँ माइनस साइन आ जाएगा अगर आप इसको आर क्यू बनाएंगे तो, राइट। इससे क्या मिला मुझे? आर क्यू कॉमन आ रहा है, ओ पी माइनस ओ एस डॉट आर क्यू। इसका मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ एस, पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ एस का मतलब एस पी हो गया, है ना। ठीक है, एस पी और आर क्यू का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। जब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, डैट मीन्स वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनमें से कोई जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है। आर क्यू को अगर आप जीरो कर दोगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए जीरो नहीं है इनमें से कोई भी। यानी हमारा जो एस पी और आर क्यू परपेंडिकुलर आया, ये पी क्यू आर ट्राइंगल था और यहाँ कोई पॉइंट है एस, एस पी वैक्टर ये हुआ, आर क्यू वैक्टर ये हुआ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जब आप सेकंड थर्ड को सॉल्व करोगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, आर एस और पी क्यू, और फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये तीन जो हमें मिल रहे हैं ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल है एंड दे मीट एट पॉइंट एस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? ऑर्थोसेंटर। सो द ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। पहला काफ़ी सिंपल था, दूसरा थोड़ा मॉडरेट था। हम और भी क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। टोटल 7 क्वेश्चन आए थे, 2 हमने कर लिए, 3 ये लिखा हुआ है, 2 और बचेंगे इसके बाद, ठीक है। तो मैं नीचे वाले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। एक्स वाई जेड और नॉन नेगेटिव इंटीजर, इससे शुरू करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी हो सकता है। एक्स वाई जेड आर इंटीजर बट ग्रेटर इक्वल जीरो, सच डैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 10, देन प्रोबेबिलिटी डैट जेड इज इवन। जेड इवन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जेड को कुछ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी इवन भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑड भी हो सकता है, उन सारे केसेज में कितने इसके सोल्यूशन आएंगे नॉन नेगेटिव। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हो, मैं लिख देता हूँ फार्मूला एक बार और आपके लिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू एक्स आर इक्वल एन, ठीक है। अगर यहाँ एक्स आई ग्रेटर इक्वल जीरो है, सारे x और ये सारे इंटीजर भी हैं, मतलब 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज हैं इनके, है ना। इन सब की वैल्यू मतलब 0 1 2 3 इसमें से है, और एन भी कोई आपका नेचुरल नंबर है। इन दैट केस एन आपका कोई नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3। इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला डायरेक्ट, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होगा, n तो 10 है, r 1 2 3 तीन टर्म से तो r 3 हो गया। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, जिसको आप सैम्पल स्पेस कहेंगे, टोटल फेवरेबल केसेज, वो हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 आर माइनस 1 3 माइनस 1, तो 12 सी 2 यानी 66 टोटल सैम्पल केस हो गया आपका। अब हमें वो केसेज फेवरेबल में कंसिडर करना है जिसमें जेड इवन हो। तो आइए करते हैं। जेड इवन का मतलब जेड 0 हो सकता है, जेड 2 हो सकता है, जेड 4 हो सकता है, जेड 6 हो सकता है, जेड 8 हो सकता है, जेड 10 हो सकता है। तो जब जेड 0 आप पुट करोगे तो आपका एक्स प्लस वाई 10 हो गया। चलिए इसको बाद में, इन दो केस को बाद में स्टडी करते हैं। एक्स प्लस वाई 10 हो गया, यहाँ एक्स प्लस वाई आपका 8 हो गया, यहाँ एक्स प्लस वाई आपका 6 हो गया, यहाँ एक्स प्लस वाई आपका 4 हो गया, ठीक है। तो 10 के केस में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? एक्स प्लस वाई 10। अब आपका r 2 हो गया है, तो 2 माइनस 1 1 आएगा नीचे। तो जब C1 आता है ना, तो वही का वही आंसर रह जाता है। तो अब हम हर केस में हमारा r तो 2 ही है ना, तो सीधा सिर्फ ऊपर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि NC1 तो n होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 था तो 11 आया, 8 होगा तो 9 आएगा, 6 है तो 7, 4 है तो 5। चलिए तो जेड 0 2 4 6 के लिए, जेड जब 8 है तो आपका एक्स प्लस वाई क्या होगा 2, इन डैट केस योर सोल्यूशन विल बी 3। जेड जब आपका 10 होगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल 0, इन डैट केस आंसर विल बी 1। तो टोटल फेवरेबल केस 11 प्लस 9 20 27 32 35 36 36 तो हो गया टोटल फेवरेबल केसेज। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, NE बाई NS, NS आपका 66 है, तो आंसर हो गया 36 बाई 66, डैट मीन 6 बाई 11, 6 बाई 11, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, जैसे काफ़ी फेमस है, पता होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको नोट कर लें, याद कर लें। और ये क्वेश्चन सिंपल था अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है देन। वेल दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सिंगल करेक्ट वाले अभी तक तो हमें आसानी लग रहे हैं ना,
बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए थे 2017 पेपर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी कुछ ऐसा ही है। एक सेट एस गिवन है आपको 1 2 3 to 9, ठीक है, सेट एस में है 1 2 3 9 फॉर के इक्वल 1 2 3 4 5, 4 ही होगा, वो भी लिख देते हैं। लेट एन के एन n1 n2 n3 n4 n5 बी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, यानी एस के एलिमेंट से हम बहुत सारे सेट बनाएंगे जो कि सबसेट कहलाएगा। इच कंसिस्टिंग 5 एलिमेंट्स, यानी इसमें से कोई 5 एलिमेंट लेके आपको सबसेट्स बनाने हैं। आउट ऑफ इच एग्जैक्टली के आर ऑड, के ऑड है, मतलब अगर आप n1 की बात करोगे तो उसमें 1 ऑड आएगा क्योंकि n1 में k 1 हो गया, n2 में 2 ऑड आएगा, n3 में 3 ऑड आएगा, n4 में 4 ऑड आएगा, n5 में 5 ऑड आएगा। इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। n1 की बात करूँ मैं तो उसमें 1 ऑड आएगा तो बाकी 4 इवन होंगे क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमें चाहिए। आइए करते हैं इसको 1 by 1, पाँचों सेट को स्टडी करते हैं। n1 में 1 ऑड आएगा, 1 ऑड एंड 4 इवन। n2 में 2 ऑड और 3 इवन। n3 में 3 ऑड और 2 इवन। n4 में 4 ऑड 1 इवन। n5 में 5 ऑड और 0 इवन। वेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में टोटल 5 ऑड हैं, 1 3 5 7 9 एंड 4 इवन से 2 4 6 8, यानी उन 5 इवन में ऑड में से आपको एक ऑड यहाँ लेना है 5C1 और 4 इवन में से 4 इवन लेना है तो 4C4। यहाँ 5 में से 2 ऑड लेने हैं 5C2 और 3 इवन लेने हैं तो 4C3। ये हो जाएगा 5C3 इंटू 4C2, ये हो जाएगा 5C4 इंटू 4C1, ये 5C5 इंटू 4C0, है ना। सबसेट है तो सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हमें अरेंज नहीं करना उनको। अगर सेट में 2 3 1 लिखा हो या 1 2 3 लिखा हो, बोथ आर सेम सेट्स, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेट, इसलिए हम यहाँ सिर्फ सी का सहारा ले रहे हैं कॉम्बिनेशन का। वेल सॉल्व करने पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10 4 40, ये आ जाएगा 60, ये आ गया 20, ये आ गया 5 10 100, 5C5 तो 1 होता है ना, सॉरी, तो 100 120 125 126 आ गया है सारे ऐड करने पे 126। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिंपल ही था, सब कुछ खास नहीं था। तो पीएनसी का क्वेश्चन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, दोनों में एक क्वेश्चन का नेचर एक जैसा, केसेज बनाने थे, और ये क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। हमें क्या गिवन इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 into 3m मैट्रिसेज विद एंट्रीज 0 1 2, 3 into 3 मैट्रिसेज 0 1 2 ही उन मैट्रिसेज में होंगे। 9 एलिमेंट्स से 3 into 3 मैट्रिक्स में उन 9 एलिमेंट्स 0 1 2 में से ही होंगे, ठीक है। आर देयर फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ MTM, MT यानी ट्रांसपोज, इज फाइंड। यानी अगर हम 0 1 2 ही केवल एंट्री लेके मैट्रिक्स M बनाएं और फिर MTM फाइंड करें, यानी M ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स M, और फिर डायगोनल एंट्रीज को ऐड करें तो 5 आता है। तो ऐसे कितने M मैट्रिक्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया M को हमने कर लिया कंसीडर ABCDEFGHI। तो MTM जब आप करोगे, MT हो गया ABCDEFGHI और M आपका है ही ABCDEFGHI, है ना। MT यानी M का ट्रांसपोज इनटू दिस। अब हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज में। इस ये जो प्रोडक्ट आएगा उसके डायगोनल एंट्रीज के सम में हम इंटरेस्टेड है, तो मैं सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही फाइंड करूँगा। दिस इंटू दिस किया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, A² + D² + G² मिला मुझे। फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम यहाँ किया, B² + E² + H², वैसे ही C² + F² + I²। बाकी प्लेस पे कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है। अब इन डायगोनल एंट्रीज का मुझे सम लिखना है, तो देखो अब क्या आएगा सम आ जाएगा A² + B² + C² + D² + E² + F² + G² + H² + I²। दिस सम इज इक्वल टू 5। वेल ये सम 5 आप ध्यान से देखो, ये जितने भी एलिमेंट्स है ना वो मैट्रिक्स M के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम दिख रहा है मुझे। इसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनका सम ओरिजिनल मैट्रिक्स M के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम आ रहा है।
दिस सम इज इक्वल टू 5 एंड दिस ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट 0 1 2, ए बी सी डी एफ जी एच आई जो भी हैं वो 0 1 2 में से ही कोई है। तो स्क्वायर्स का सम 5 कैसे आ सकता है? एक तरीका है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 होता है, दूसरा तरीका है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5। यानी दो तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट आपका 1 हो, एक एलिमेंट 2 हो, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो, है ना, क्योंकि एक 1 और एक 2 से हमको 5 मिल जाएगा, या 5 1 से हमें 5 मिलेगा। तो एक 1 और एक 2 से 5 का मतलब है बाकी के जो 7 एलिमेंट होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, जो 7 एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, इसमें 5 एलिमेंट तो 1 होंगे, बाकी के 4 एलिमेंट 0 होंगे। तो कुल मिला के बात कुछ ऐसी हो रही कि 9 बॉक्सेज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया शायद, देख लेना। इन 9 को 9 एलिमेंट से अरेंज करने हैं जिसमें 7 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 7 जीरोज। तो आप कैसे करते हो? आप करते हो 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 प्लेस थे, जैसे 9 लेटर का वर्ड बनाना होता है, और जैसे इलाहाबाद इसमें 2 एल आ रहा है तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो, 3 ए आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से करते हो। यहाँ 9 में से 7 जीरो आ रहे हैं, बाकी 2 डिफरेंट हैं, तो हम 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इस केस में क्या आ रहा है? 5 तो 1s आ रहे हैं और 4 जीरोज आ रहे हैं, यानी हम 9 फैक्टोरियल बाई 5 1s और 4 जीरो का रिपीटिशन है, तो 5 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल करेंगे। तो 9 8 72 हो गया, 9 8 7 6 5 कटा 8 6 48 14 9 7 126 आ गया। सम इसका 198 आ गया, तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। तो 7 क्वेश्चन के बाद मैं पहले करता हूँ। फंक्शन है एफ आर टू आर इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दिस इज ग्रेटर देन 0। इसके अलावा आपको एफ हाफ इक्वल हाफ और एफ 1 इक्वल 1 है, फिर आपसे एफ डैश 1 के बारे में कुछ पूछ रहा है ये, ठीक है। आइए ट्राई करते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है इन दैट इंटरवल जिसमें वो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ये एफ डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव होगा? ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है। क्यों? कब इंक्रीजिंग है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक बात तो हमने ये नोट कर लिया। दूसरा हमें गिवन है एफ हाफ इक्वल हाफ, एफ 1 इक्वल 1। तो आप याद करो लैग्रांजे थ्योरम को। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम LMVT क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, किसी इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन दैट इंटरवल वेयर एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ सी बिलोंग करेगा ए से बी वाले इंटरवल में। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, अभी ओपन लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट, एटलीस्ट अ पॉइंट सी, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ डैश भी होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, यानी लैग्रांजे थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और है एफ हाफ इक्वल हाफ, एफ 1 इक्वल 1, तो एक पॉइंट हाफ कॉमा 1 में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहाँ एफ डैश सी इक्वल होगा f1 माइनस एफ हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, है ना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, हाफ कॉमा 1 में। तो f1 तो आपका 1 गिवन है, ये हाफ गिवन है, और ये 1 माइनस हाफ, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। यानी एफ डैश सी की वैल्यू 1 है। कब? जब सी हाफ से 1 के बीच में है। तो एफ डैश सी, एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर आप सी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो एफ डैश की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सी अगर हाफ से 1 के बीच में है, मुझे एफ डैश 1 चाहिए, तो एफ डैश 1 सी से तो ग्रेटर होगा ना, क्योंकि सी 1 से छोटा है, तो सी से ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो एफ डैश की भी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है। वेल, तो एफ डैश 1, इसका मतलब एफ डैश 1 ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि एफ डैश सी तो 1 है। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन में एफ डैश 1 को 1 से, इसमें तो 0 से छोटा बता दिया, लेकिन फॉर ऑल एक्स एफ डैश इज इंक्रीजिंग। चलिए दिस क्वेश्चन,
बस ये LMVT का आपको यूसेज अच्छे से आना चाहिए, LMVT का आपको यूसेज अच्छे से आना चाहिए। वेल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिंगल करेक्ट टाइप इज, आपको y = yx ये गिवन है एंड दिस सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको, dy इधर कर देते हैं और 8√x इंटू दिस को उधर ले जाते हैं, तो 1/8√x इंटू √9 + √x। यहाँ देखो आप पावर -1 है तो वो भी 1/√4 + √9 + x dx। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या इंटीग्रेशन टफ है? लग रहा है। अगर मैंने इस पूरे को t मान लिया, √4 + 9 + भी √x है, 4 + 9 + √x, अगर इसको मैंने t मान लिया तो क्या होगा? पहले रूट का डेरिवेटिव चेन रूल से करते जाओ इसको, 1/2 √4 + 9 + √x। इस रूट का क्या है? अब इस अंदर का करेंगे, 4 का 0, √9 + x का 1/2 √9 + √x। अब 9 + √x का करेंगे तो 9 का 0, √x का 1/2 √x, dx = dt। सिंपल था। क्या मिला मुझे? 2 × 2 = 4, 2 × 8, हमें मिल रहा है 1/8 √x, है ना, √x, √9 + √x एंड √4 + √9 + √x dx = dt। यही तो है ये पूरा। यानी अगर मैंने इसको जब t मान लिया, इस अंडर रूट को, तो ये पूरा dt बन चुका है। यानी y = हो गया सिंपली t + c, और t आपका हटा दूँ ना इसको मैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, y = t क्या है हमारा? 4 + √9 + √x + c। नाउ वी हैव बीन गिवन अ कंडीशन एट x = 0 y is √7, x = 0 पे y √7 है, तो आप इसमें x को 0 रखो, x को 0 रखो तो क्या हो जाएगा? ये √9 यानी 3 और +4 √7, तो ये हो जाएगा √7 y पे तो है ही, और यहाँ भी x को 0 रखने पे √7 आ गया, डैट मीन्स c आपका 0 हो गया। c 0 हो गया तो c को हटा देते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है 256, जब आप x को रखोगे तो क्या होगा? y 256, x को आपको 256 रखना है, 9 + √x, तो √256 is 16, 9 + 16 25, 25 का √5, 5 + 4 9, फिर 9 का √3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया, और हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है JEE एडवांस 2017 का पेपर 2 का हमने सिंगल करेक्ट टाइप डिस्कस किया है, और हमने पहले ही पैराग्राफ टाइप डिस्कस कर लिया था। इसका एक सेक्शन और बचा है मल्टीपल करेक्ट टाइप, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 2017 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 2016 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।